हे दोस्तों, पीवाईक्यू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे। मेनली जो सब्जेक्ट है पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। साथ में आप सभी के लिए वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो सभी क्वेश्चंस यूपीएससी के 2017 के पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 मेंबर बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वो स्टेटमेंट बोलता है कि इलेक्शन कमीशन 5 मेंबर का बॉडी है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं वो इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड करते हैं फॉर बोथ जनरल इलेक्शन के लिए भी और बाई इलेक्शन के लिए भी, मतलब उपचुनाव के लिए भी। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को जो मेनली किसी पॉलिटिकल पार्टीज में जब होता है, तो उसका अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। तो इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? या आंसर इज डी, यानी कि थर्ड ओनली। जो इलेक्शन कमीशन है वो मेनली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं जो भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है तो। और दोनों ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो 5 मेंबर बॉडी ना होके 3 मेंबर बॉडी है। और जो स्टेटमेंट 2 भी है वो भी करेक्ट है, क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कमीशन का होता है वो शेड्यूल को डिसाइड करने का होता है। जनरल हो या पब्लिक बाई इलेक्शन हो, ये सभी का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ना कि होम यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसका प्रॉपर एनालिसिस आप सभी को समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन किस थीम के बेसिस पे आया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो मेन बॉडी है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 में से जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा फीचर्स है जो इंडियन फेडरलिज्म को फॉलो नहीं करता है? फर्स्ट, देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये है। सेकंड, पावर हैव बीन जो पावर है वो मेनली डिवाइड है सेंट्रल एंड स्टेट में। थर्ड है जो फेडरेटिंग यूनिट है वो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है राज्यसभा में। एंड देन फोर्थ, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमोंग द फेडरेटिंग यूनिट, यानी कि ये मेनली जो इंडियन फेडरलिज्म है या फिर इंडिया है वो मेनली राज्यों के आपस में डिस्कशन के आपस में एग्रीमेंट के थ्रू आया है। तो 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेटिंग यूनिट। ये जो है वो आंसर नहीं होगा, नो बोला है, नॉट बोला है, नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो मेन पावर रखता है ना कि स्टेट। तो ये एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं आया, इंडिया का अपना पावर है। सो ऑप्शन डी इज एलिमिनेट होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि वो नहीं है फीचर। आप सबको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म या फिर नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बट विल विथ मोर टिल्ट टुवर्ड्स द यूनिटरी, एकात्म के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। मेन पावर जो है वो इंडिया, ओवरऑल इंडिया के ऊपर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल सिस्टम। तो हमारे इंडिया का जो फीचर्स है बस इतना ही है, मतलब इतना है, आप सबको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बढ़ सकता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन बना है नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, वैसे बन सकता है कि फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन या फेडरलिज्म। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 गवर्नमेंट है,
एक स्टेट के लेवल पे, एक सेंटर के लेवल पे। डिवीज़न ऑफ पावर है, स्टेट के पास अलग पावर है, गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, जुडिशरी के पास अलग पावर है। देन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी जानते ही होंगे कि हम लोग का संविधान लिखित सबसे बड़ा संविधान है, तो ये मेन फीचर हम लोग का हो गया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी को फॉलो किया जाता है। देन रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। लोकसभा, राज्यसभा सबसे अप्रूवल लेने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होता है। सो देन क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसका मेनली पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है और वो अपना अलग पावर रखता है। अगर आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों का अगर फंडामेंटल राइट या फिर आपके राइट्स का कुछ भी हनन होता है या फिर आपका राइट नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट कोर्ट के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। देन बाईकैमरलिज्म, इसमें अलग अलग सदनीय बोल सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, वैसे तो ये हमारा एक और फीचर हो गया। सुप्रियर वर्चू लाई इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी। चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट है जो डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें हम लोग का मेनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, डेमोक्रेसी है तभी हम लोग जो डेमोक्रेसी है उसी के बेसिस पे हम लोग के पास इंटेलिजेंस और कैरेक्टर है। हम लोग वोटर पावर को, वोट को डिसाइड कर सकते हैं किसको देना है किसको नहीं। तो ये मेन डेमोक्रेसी का पावर है कि हम लोग गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं अपने मेमोरी पावर से, अपने इंटेलिजेंस से। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग कैसे, इन चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन के थ्रू हम लोग बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप सभी देख के क्वेश्चन आंसर कर चुके होंगे, आई होप, अगर पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर तो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज सिस्टम का लाने का मेन मोटिव ही था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। और ये मेन क्वेश्चन किस थीम के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल गवर्नेंस। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि ये टॉपिक आया था 2015 में मे बी, और ये 2017 में क्वेश्चन आया। तो देखिए थीम रिपीट होता है, क्वेश्चन भले रिपीट ना हो लेकिन थीम हर साल रिपीट होता है। कुछ थीम हो गया जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, कीवर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल, फिर इमरजेंसी सिचुएशन कब कब हम लागू होता है। ये सभी जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिस जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का मेन काम क्या होता है कि आप लोगों को जो जो मेन पॉइंट मिल रहा है आप सभी उसको रिवाइज करते जाएं, और ये वीडियो आपको उसमें हेल्प करेगा। वो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि कैसे हेल्प कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो फर्स्ट बी इज़ करेक्ट, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने का मेन मोटिव ही था, मेन ऑब्जेक्टिव ही था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो बी इज़ करेक्ट, जो मैंने अभी बताया वही मेन लिखा हुआ है, आप सभी अच्छे से पढ़ लें। और एक और पॉइंट क्या है यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेन बना था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के स्कीम के बेसिस पे। तो मेन पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये सभी मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सारे हैं, लेकिन मेन क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है या ऑप्शन है जो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। फर्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट। सेकंड, इकोनॉमिक लिबर्टी। थर्ड, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। एंड फोर्थ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो आई होप आप सभी आंसर दे चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लिबर्टी ऑफ थॉट मेंशन है प्रियम्बल में, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी मेंशन है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी बोल के प्रियम्बल में कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको टर्म दे दिया गया है कि कौन कौन से कीवर्ड्स है प्रियम्बल के जो आप सभी को याद रखना है और जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस हो गया। तो ये मेनली सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस का फॉर्म हो गया। देन और प्रियम्बल में कीवर्ड्स क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, वर्शिप जस्टिस, ये सभी प्रियम्बल में मेन कीवर्ड्स होते हैं। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या है? द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंक्लूजन हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, वो सभी आपको पता चल जाता है। तो आई होप आप सभी गेस सही किए होंगे द प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल में हमारे जो माइंड मेकर्स होते हैं, जो माइंड ऑफ मेकर्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका माइंड पूरी तरह रिफ्लेक्ट करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं, आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एक्ट किसके बेसिस पे आएगा, ये सभी हम लोग को प्रियम्बल में अच्छे से मेंशन होता है। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि प्रियम्बल को एकदम रट्टा मार लेना चाहिए, जो कि रियलिटी है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग रट्टा मार ही लें, कि आज बैठिए और आज ही रट्टा मार के ख़त्म कर दीजिए। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी आप लोगों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग ये खुद पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सेम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, इससे आप लोग देख ही रहे हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जाइए प्रियम्बल में जितने पूरे प्रियम्बल को रट्टा मार लीजिए। देन क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि समझो, तो यूपीएससी ऐसा नहीं है, वो फैक्ट, कंसेप्ट, रिमेम्बरिंग पावर सब चीज़ देखता है। तो ये आप लोगों का एक रिमेम्बरिंग पावर ही हो गया कि आप लोग कितने फैक्ट को रिमेम्बर रख सकते हैं। तो ये सभी पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के आप लोग कुछ अलग काम करें, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसा है कि उसमें फैक्ट लर्न करना ही पड़ता है, और प्रियम्बल भी ऐसा ही फैक्ट है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 2-3 तो आते ही है, नहीं भी आएंगे तो एक तो आएगा, तो अच्छे से कर लें, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। देन ये इसमें प्रियम्बल के बारे में बताया गया, जैसे कि इंडिया फॉलो करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को, किसमें? प्रियम्बल इंडिया में मेन बेसिक जो फिलॉसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज़ है, वो सभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन इट इज़ नॉट ओनली द आउटकम ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द constituent assembly but also the reflection of the dream aspiration of the founding father of the our constitution। ये मेनली हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनका ड्रीम, उनका एस्पिरेशन सब रिफ्लेक्ट करता है। बरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट भी बताया था कि प्रियम्बल क्या है? अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आप ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। तो वो बेरूबारी यूनियन केस में 1960 में बताया था। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देन फंडामेंटल ड्यूटीज बोल के है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेनली यूएसएसआर से लिया गया है, उसमें कुछ कंसेप्ट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज को इंस्पायर यूएसएसआर से है। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग में नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, डीपीएसपी था, फंडामेंटल राइट्स था, बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ये ऐड हुआ कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ऐड हुआ, ये आप सभी को कमेंट में बताना है।
कमेंट से आप याद रख पाएंगे कि कौन से किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया क्या है? फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर लीगल राइट है? तो आई होप कमेंट कर दिए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन सी यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? जल्दी से बताया। सो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को राइट देता है, राइट टू वोट। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। देन एक एक्ट भी है, पार्लियामेंट पास किए हैं, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये भी एक है जो राइट टू वोट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। देन आर्टिकल 326 में मेंशन किया गया है कि जो भी पर्सन इंडिविजुअल 18 ईयर्स के हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार अपने आप आ जाता है, वो वोट दे सकते हैं। देन सेक्शन 62 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वो भी राइट देता है क्या कि द राइट टू वोट विल बी अवेलेबल टू एवरी पर्सन ऑन द अनटचेबिलिटी। थर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइन। चार ऑप्शन में से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से है वो आपको बताना है। चारों में से कौन कौन होगा? 1, 2 एंड 4 ओनली, 2, 3, 4 एंड ओनली, 1 एंड 4 ओनली, या फिर चारों के चार। सो देखिए आंसर और कमेंट में बताएं। सी होगा यानी कि 1 एंड 4 ओनली। आप लोगों को पता ही होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में उसमें 2 और सब पार्ट होते हैं, मतलब उसमें सब और 2 आर्टिकल्स या फिर 2 और फंडामेंटल राइट ऐड होते हैं जो कि 23 एंड 24 हैं। 23 क्या बोलते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्सप्रेशन, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड आर्टिकल 24 क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फैक्ट्री में काम करने से बच्चों को रोकता है आर्टिकल 24। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता कौन है? आर्टिकल 23। तो आर्टिकल स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। देन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी को बताया गया है, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं आता है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 में है, वो हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है, ना कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आपको अच्छे से रीड करना है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में इक्वालिटी आ सकता है सोसाइटी में? प्रिविलेजेस, रेस्टोरेंट्स, कंपटीशन या फिर आइडियोलॉजी। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है। चलिए कमेंट में जरूर बताएं, ये छोटा सा है, जल्दी से आंसर दें। सो आई होप आप सभी गेस या फिर राइट पढ़े होंगे तो सही किए होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी तभी आ सकती है जब वहाँ पे किसी को प्रिविलेज ना मिला हो, किसी को स्पेशल फील ना करा, स्पेशल ना समझ के सबको इक्वालिटी ट्रीट किया गया हो, जो कि हमारे आर्टिकल आई गेस 14 में मेंशन है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि बोलता है कि कानून के सामने, लॉ के सामने सब भी बराबर है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, मतलब मेनली जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी, किसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी को भी। देन कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट जो कि ऑप्शन में था, उसको भी पढ़ ले। ये डज नॉट नेसेसरी, ये इसको नेसेसरी नहीं है कि अगर सोसाइटी में इक्वलिटी लाना है तो एब्सेंस ऑफ रेस्टोरेंट हो। देन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन हो गया तो किसी एक का मोनोपोली हो गया, जैसे कि अब एनसी। देन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके थ्रू स्टार्टिंग में एज हम लोग का कितना था, वोटिंग का एज। सो आज के लिए इतना ही, और मेन जो सरप्राइज था आप सभी के लिए वो ये है, अगर रेगुलर व्यूअर है तो आप सभी को पता ही होगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया उससे रिलेटेड आपको पॉइंट मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है कि आज के दिन आपको पॉलिटी से क्या क्वेश्चन
पढ़ना है, क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो ये टॉपिक से अभी जाएं, लक्ष्मीकांत का बुक खोले और ये टॉपिक को गो थ्रू एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि आपका मेमोरी पावर, कंसेप्ट क्लियरिटी, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और अगर इस वीडियो का और ज्यादा एडवांटेज लेना है तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, उसमें आपको पर क्वेश्चन 50 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। उस 50 सेकेंड्स में आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग उससे भी जल्दी कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। और वो सभी क्वेश्चन यूपीएससी के प्री के ही क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। सो आप लोग वो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आंसर्स नहीं है बट सिर्फ क्वेश्चन, साथ में टाइम लिमिट है 50 सेकेंड्स, उसमें आपको सॉल्व करना होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। इतने एफर्ट के लिए अगर मेरे एफर्ट को थोड़ा भी रेस्पेक्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।